हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज एक ऐसे केस का जिक्र करते हैं जो भूला भी है और भटका भी है। शायद भुला भी दिया गया है मगर चल रहा है और उम्मीद यही है कि शायद उसका फ़ैसला हो ही जाएगा कभी ना कभी। ये केस है नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का, जिनको 3 साथियों समेत गुज़िश्ता बरस जनवरी में सोराब गोट के करीब मावराए अदालत कत्ल में राव अनवार, उस वक्त के एसएसपी मलिर ने मार दिया था। जेआईटी बनी, उसके बाद ये साबित हुआ कि मावराए अदालत कत्ल था। उसके बाद और कहानियाँ सामने आई कि किस तरह राव अनवार ने मज़ीद लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया। उसके बाद वो केस चलता रहा। जुलाई में गुज़िश्ता बरस ही राव अनवार की ज़मानत भी हो गई एंटी टेररिज्म कोर्ट से, वो केस भी उस वक्त निकल गया। उसके बाद खैर फिर बरसी आ गई इस साल जनवरी में। उस वक्त जो है, उस वक्त के वज़ीर आज़म, चीफ़ जस्टिस और मौजूदा आर्मी चीफ़, इन्होंने यकीन दहानी कराई थी उनके वालिद को कि ये केस जो है अंजाम तक पहुंचाएंगे और उम्मीद यही है कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। मगर मसला ये है कि नकीब के वालिद खासे बीमार हैं जी, और इस वक्त रावलपिंडी में वो हॉस्पिटल में। खतरा ये कि केस से पहले कहीं नकीब के वालिद ना मंतकी अंजाम तक पहुंचे। हाँ, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए, क्योंकि मेन मुद्दई वो हैं और उनका बेटा भी कत्ल हुआ है नाहक। तो उन्होंने ये दरख्वास्त दी है कि कम से कम किसी तरीके से मेरा वहाँ से बयान ले लिया जाए। अभी अदालत उस पर जो है गौर कर रही है और देखिए, सिंपल रिक्वेस्ट है मेरा ख्याल है कि इसको होना चाहिए। और आजकल तो अदालत मेरा ख्याल है कर देंगे अदालत, इसलिए ग्रांट कर देंगे कि अभी जैसे परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने ऑफ़र कीजिए आप वीडियो लिंक से बयान दे दें। उन्होंने ये इंसिस्ट नहीं किया कि आप पहले पाकिस्तान आए एक मरहले पे और फिर उसके बाद दें। या राव अनवार को उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे लेकिन आप किसी तौर पे अपेयर ज़रूर हो जाएं। तो प्रेसिडेंट्स तो बहुत है, तो प्रेसिडेंट्स तो बहुत है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर कोई केस ही नहीं है। डॉक्टरों से वो पूछेंगे भाई ये इतने बीमार हैं कि चलो फिर नहीं सकते। अगर उन्होंने कह दिया हाँ तो फिर ज़ाहिर है वीडियो लिंक के ज़रिए। अभी जो काउंसिल हैं नकीबुल्लाह के फादर के, फैसल सिद्दीकी, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील भी दायर की है कि राव अनवार की जो बेल है वो कैंसिल की जाए, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा अरसे वो बाहर रहेगा राव अनवार, उतना ही ज़्यादा जो विटनेसेस हैं उनको ख़तरा है। परसों जो है एक विटनेस हैं हज़रत अली, जो नकीबुल्लाह महसूद के साथ उस दिन थे जब ये वाक़या हुआ, उनकी टेस्टिमनी आई और ख़ासी खौफनाक किस्म की टेस्टिमनी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो शेरपाव होटल में थे उनके साथ, फिर किस तरह प्लेन क्लोथ्स में लोग आए और को 45 मील दूर वहाँ से ले गए उनको। और राव अनवार जब पूछा गया कि आपको कहाँ ले जा रहा है, वो जब हज़रत अली अकॉर्डिंग टू हिम उसने पूछा कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको राव अनवार के पास ले जा रहे हैं और वो आपको डायरेक्ट ऊपर ले जाएगा, जन्नत में भेज देगा। चलो और फिर उन्होंने ये कहा कि वो लेकर के गए नकीबुल्लाह महसूद को बाहर, और वो कमरे में बंद थे क्योंकि उनको जंजीरें बांध करके रखा गया था। और वहाँ से फिर चीखने की आवाज़ें आई, तशद्दुद हुआ, सारा कुछ। और नकीबुल्लाह से 1 मिलियन रुपए यानी 10 लाख रुपए का तकाजा किया गया अबैंडन्ड फार्म हाउस में। तो वहाँ ये सारा कुछ हुआ। मगर टॉर्चर की जो डिटेल्स जो हज़रत अली बता रहे हैं वो ये हैं कि एक एक करके ले जाया गया ना, तीनों में से फिर एक एक करके वापस ले जाया गया। तो उसको जब ले गए तो कह रहे थे कि एक लकड़ी की टेबल पर मतलब उसकी पैर बंधे हुए थे, तो पहले पैर खोले फिर हाथ पीछे बांधे और नस्वार को पानी में घोल कर उसके नाक में डाला गया ना, जलन होती है। 6 से 7 दफ़ा ये रिपीट किया गया सारे बिल्कुल वाटर बोर्डिंग। लेकिन एक तरह से वो मिर्चियों वाला डीजल वाला जो होता है उस तरह का है। फिर उसने ये भी कहा कि जी 17 जनवरी को, और ये बाकी जो गवाह हैं उन्होंने कहा था कि कासिम और इनको पता लगा कि नकीबुल्लाह को अनवार की टीम ने एलिजिडली मार डाला है। और वो कैसे उसको पता लगा कि उन्हें राव अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कहा गया था ना कि दहशतगर्द मारे गए हैं वगैरह। उसने कहा कि वो वही आवाज़ थी जो हमने वहाँ सुनी थी। तो एटलीस्ट दैट इज़ हिज क्लेम। लेकिन जो आमिर मंसूब साहब हैं जो डिफेंस लॉयर है और फॉर व्हाट आई नो काफ़ी तकड़े डिफेंस लॉयर हैं, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की
کہ ایک تو وٹنس کی کریڈیبلٹی، کیونکہ ڈیفینس کا یہی ہوتا ہے کہ یا تو وٹنس کی کریڈیبلٹی کو آپ ہٹ کرتے ہیں یا تو پھر ان کی جو بیانات ہے ان کو آپ ہٹ کرتے ہیں. تو کریڈیبلٹی حضرت علی کی کیسے ہٹ ہوئی کہ ایک تو پوچھا گیا کہ جی آپ کے جو والد صاحب ہے شاکر سعید وہ کسی اور کیس میں بھی گواہ ہیں، چلے وہ تو ایسے پوچھ لیا. جو چیز تھوڑی سی ڈیمنگ ثابت شاید ہو سکے وہ یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا خطاب، وہ بھی پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا، لیکن اس پر کافی کیس تھے پولیس افسران کے قتل کے. ٹھیک ہے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ جی بالکل وہ مفروض تھا، ایبسکونڈر تھا اور وہ پولیس کے میں حملوں پر ملوث بھی تھا، لیکن مجھے اس چیز کی علم نہیں تھی. اچھا، اب یہ جب آپ اگر لنک آپ نے ثابت کر لیا ہے تو ایک شیڈو آف ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ صحیح ہے کلنگ جوڈیشل ہو ایکسٹرا جوڈیشل ہو یہ تو بچیا ہے کہ اس کو شاید اسی سسپیشن میں اٹھایا گیا، مطلب کیس جو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا وہ یہی ہے. باقی پھر جو باتیں تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جیسے شاروخ خان ہے ایک اور گواہ، اس نے اپنے بیان میں کہا کہ جی یا تو 3 جنوری کو یا 4 جنوری کو میں گھر سے نکلا تھا، تو پھر اس پہ پکڑ لیا کہ جی نہیں آپ نے تو اپنے بیان میں 3 جنوری کہا تھا پولیس کے سامنے. اور تو وکیل کا یہی کام ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پوائنٹس کو. اچھا یہ جو جتنے بھی وٹنس اب تک پیش ہوئے ہیں، میں نے ایک بیچ میں کئی مہینے پہلے خبر پڑھی تھی کہ میجورٹی ہاسٹائل ہو گئی ہے، ظاہر ہے یا مکر گئی. تو کتنے گواہ ہیں ان ٹوٹل جو اپنے اس پہ ابھی تک قائم ہیں؟ سر میرے خیال میں 2-3 رہ گئے. اسی لیے شاید 90 کے لگ بھگ ہائی کورٹ میں اپیل ڈالی ہے کہ بیل کینسل کر دیں، ورنہ جو ہے مزید جو وٹنسز ہیں یا تو مکر جائیں گے یا ان کو ختم کر دیا جائے گا. نقیب اللہ کے والد جو ہیں ان کا نقیب اللہ کا تعلق بھی کیونکہ وزیرستان سے تھا اور خاصے بوڑھے ہیں، اب بیمار بھی ہیں راولپنڈی میں. وہ ہر پیشی پہ بیچارے وزیرستان سے کراچی آتے تھے، اب نہیں آ پا رہے بیماری کی وجہ سے. مگر مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس سال جنوری میں نقیب اللہ کے قتل کے 1 سال پورے ہونے پر ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو انصاف مل پائے گا. تو یار میں ایسی سوچ رہا تھا کہ تم بتا رہے ہو کہ نقیب اللہ کے والد جو ہیں، ایک خبر یہ بھی کہ شاید کینسر ٹرمینلی اس میں ہے اور اس پنڈی میں ہے. جب ہائی پروفائل کیسز اٹھا کے اس جگہ منتقل ہو سکتے ہیں، مثلا میرے ذہن میں آصف زرداری کا نام آ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک الگ نوعیت کی ہے لیکن کیس تو ہے، تو ایک یہ نظیر تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی والا جو کیس ہے، چونکہ یہ واقعہ کراچی میں ہوا، چونکہ راو انوار کراچی میں ہے، چونکہ یہ کیس جو ہے آصف زرداری کا اس لیے وہاں شفٹ کیا گیا تھا کہ اثر انداز ہو سکتا تھا سندھ میں اگر رہتا، تو اسی بنیاد پہ یہ جو ہائی پروفائل کیس ہے نقیب اللہ کا، راو انوار کا، یہ کیوں نہیں وہاں پنڈی شفٹ ہو سکتا؟ اس لیے کہ جو مین آدمی ہے وہ پنڈی میں ہے جو اس وقت بستر مرگ پہ پڑا ہے. بالکل، لیکن یہ وہی کیس ہے جس میں باقاعدہ پلی کرنی پڑی کہ سر پلیز آ جائیں، پیش ہو جائیں. اور کیس شفٹ ہوا تھا، یہ وہی نہیں ہوا تھا. راو انوار اسلام آباد ضرور شفٹ ہو گیا تھا اور 40-50 دن تک کوئی پتہ نہیں تھا. یہ بھی ہوا تھا. اور یہ وہی کیس ہے جس میں جب وہ داخل ہوئے تھے تو وہ بیک ڈور سے داخل ہوئے تھے، ناٹ مطلب جیسے آپ نارملی جب کسی فرض کرو کہ جیسے ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ پروفیسر صاحبان کو نیاب عدالت میں جب پیش کیا جاتا ہے تو کیسے پیش ہتھکڑی، لاش کو ہتھکڑی لگی ہوتی ہے. تو یہ وہ کیس ہے وسط، مطلب آن پرنسپل میں آپ کی بات مان رہا ہوں، بالکل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے، ہوگا نہیں. اس کے باوجود ابھی فیصل صدیقی نے ایک بڑی اچھی پلی لی جو نقیب اللہ کے والد کے وکیل ہیں اور جنہوں نے بیل کی کینسلیشن پہ، انہوں نے کہا کہ جی ٹرائل کورٹ نے جو بیل دی ہے وہ اس کی بنیاد اس نے پوری طریقے سے جو ہے تمام چیزوں کو کور نہیں کیا، کیونکہ یہ کیس کی تحقیقات کا حکم سپریم کورٹ نے دیا تھا، JIT بنی تھی، سارا کچھ. وہ جب ہائی لیول پہ اتنا کچھ ہو کر کے ایک چیز پروو ہو چکی ہے تو ٹرائل کورٹ کیسے بیل دے سکتا ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ انہوں نے لیا تھا. مگر بیک ٹو نقیب اللہ کے جو والد ہیں جنہوں نے ہمارے شو پر اس امید کا اظہار کیا تھا، ہم صرف ایک دفعہ اور سنانا چاہ رہے ہیں اس امید پر کہ اگلی برسی آنے تک نقیب اللہ کی جو کہ جنوری میں آئے گی، شاید اس کیس کا فیصلہ ہو جائے. سنیے نقیب اللہ کے والد. چیف آرمی اسٹاف آیا ہے، میں نے نہیں بلایا، ہم اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، وہ خود آیا ہے میرے گھر میں. اس نے بولا کہ آپ کتنا پریشان ہے نقیب اللہ کے ساتھ.
कर दो। ये कहा तो उसका एक मैंने उसको बोला कि हम परेशान है। बोलता जी क्यों परेशान है? उसको मैंने बोला जब 22 करोड़ आवाम इस पर रोता है, ये 22 करोड़ मर्द औरत ऐसा बोलता है ये हमारा बच्चा है कि जितना 22 करोड़ परेशान है इतना हमें, इसमें से ज़्यादा नहीं। फिर उसने बोला कि याद रखो अकेला हम इंसाफ देगा। उसको मैंने बोला तुम ये वादा है? बोलता है हाँ मैंने ये याद रखा है। चाहे वो दूसरा रखा है, मैंने उसको बोला है चाहे पक्का मैंने ये रखा है। इस पर हमने दुआ किया। बाद वो गया है मसूद ख्वाम जरगा, बहुत ज़्यादा जरगा बाहर तो बैठ सकते हैं, वो जरगे को वो ये बात ही उसने की है। मेरी ये बात ये वादे ये मेरे साथ नहीं, ये 22 करोड़ आवाम के साथ है। इस पर हम मुतमईन है जब 22 करोड़ आवाम के साथ उसने वादा किया, ये ऐसा छुपा के पाँव पर नीचे दबाएगा नहीं। ये सामने भी 22 करोड़ को बताता है कि ये इंसाफ का रास्ता है, ये हमारे इंसाफ है। ये बड़े का चीफ जस्टिस से ऊपर बड़े आदमी दो रहे, चीफ आर्मी स्टाफ से बड़ा आदमी वो रहे, वज़ीर आज़म से बड़ा आदमी वो रहे। ये तीनों बड़े आदमी ने वादा किया कि इंसाफ हम देगा। तो ये जो मैं दुआ करता हूँ कि ये आदमी इंसाफ कम से कम इंसाफ देखने तक जिंदा रहे। वसत जब ये शो हुआ था तो उस वक्त मतलब वैसे इसी दुकान की कि आप इतना यकीन से आप कैसे कह सकते हैं? तो मैं दंग रह गया था जब इन्होंने ये बात की थी। और थोड़ी देर के लिए इस माशरे में सारा कारोबारी जबान पे चलता है। नहीं देखो हाँ बिल्कुल लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे भी थोड़ी सी उम्मीद हुई थी कि यार वाकई शायद कुछ हो जाए। और जो लोग कहते थे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं कहते थे कि नहीं जी ये तो देखिए मतलब उसको इतने वादे किए गए हैं। लेकिन फिर ये सब कुछ होता है और फिर सोने पे सुहागा, किलिंग फील्ड्स कराची बेनाल, ठीक है ना। तो बंदा सोचता है मतलब रावणवार की डिफेंस टीम इतनी स्ट्रांग है कि उसने किलिंग फील्ड्स के वो सिंबल्स ही तोड़ दिए। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिफेंस टीम भी तो है ना सर, ये तो मसला है ना सर। उसके बाद ये जो हाथ दिया नकीबुल्लाह महसूद के वालिद को किलिंग फील्ड्स के वाक़े के बाद मेरे अंदर भी सवालिया निशान बन गया कि ना बेशक ये शायद कहीं और चला जाएगा मुकदमा। बिल्कुल वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और कल से मीडिया के ऊपर एक गाड़ी का बहुत चर्चा है, चलती का और वो जो है चलती भी है। वो गाड़ी कहा जा रहा है कि गवर्नर हाउस की है। ये एक BMW सीरीज 7 की गाड़ी है जिसका नंबर है AAA 786 यानी बिस्मिल्लाह। ये ख़बर कल चली चैनल्स के ऊपर और ये कहा गया कि ये गाड़ी जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले कह रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड है और इसके जो नंबर है वो किसी टोयोटा करोला 1995 की रजिस्टर्ड गाड़ी का है। मगर ये गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ज़ेरे इस्तेमाल है। बात गवर्नर साहब का कोई रिएक्शन कल तक तो नहीं आया। आज सुबह बहरहाल चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह आ गए और उन्होंने क्या कहा सुनिए। परसों रात को मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ, परसों रात को सोशल मीडिया पे एक चीज़ चली और फिर मुझे किसी यहाँ से वीडियो भी भेजी गई कि ये देखें आपके चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने से एक गाड़ी जा रही है और ये गाड़ी पे नंबर फलाना लगा हुआ है। और मुझे उन्होंने वो एक भेजा भी कि ये एक्चुअली ये गाड़ी किसी और नंबर की है। मैंने पुलिस को हिदायत की कि भाई इस गाड़ी को पकड़े और ये जो एस्कॉर्ट है उसको पकड़े और आप कार्रवाई करें इस पर सख्त, जो कि मैंने कहा था। और अगले दिन फिर जब मीडिया पे ये चलना शुरू हुआ, मीडिया पे भी चला, आपके सब चैनल ने तकरीबन चलाया, तो मुझे इल्म नहीं था कि किसकी गाड़ी क्या है। मेरे हिसाब से तो एक इलीगल नंबर प्लेट के साथ गाड़ी चल रही थी, इसलिए कि जो रिकॉर्ड दिया तो मैंने एक्साइज वालों से भी पूछा और ये आपकी मीडिया को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। ये सारी खबरें आई भी कि जी चीफ मिनिस्टर ने फलाने से पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और मैंने पुलिस को कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई करें। लेट इवनिंग में मुझे पता चला कि ये गवर्नर हाउस की गाड़ी है। अभी तक वो कंफर्म नहीं है, अभी मुझे पता है, मुझे गवर्नर साहब से मैं खुद बात कर लूँगा। और मुझे ये पता है गवर्नर साहब थोड़ा से इस चीज़ पे वो भी हुए हैं कि ये FIR कैसे दर्ज होगी। FIR पुलिस का काम है गलत काम पे दर्ज करना। FIR दर्ज हुई है एक
गलत नंबर प्लेट से गाड़ी चलने पे। जी सिंध पुलिस को भी जो है ज़ाहिर है पुलिस है, तो उन्होंने भी एक FIR काट दी है इसके बारे में, और FIR में जो है उन्होंने इस BMW को मर्सिडीज़ लिख दिया है। खैर वो है, और उन्होंने गवर्नर साहब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा एक गाड़ी है और ये जो है ना वहाँ चल रही थी और ये पता लगा है कि ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब जो है हम इस पे मुकदमा कर रहे हैं 420 419 का जो होता है मुकदमा। तो गवर्नर साहब की तरफ से मुंतज़िर थे सारे के शायद उनका कोई रिएक्शन आए। बहरहाल उन्होंने बाज़ाब्ता तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, मगर नदीम मलिक जो प्रोग्राम करते हैं समा पे, उनके आज शो में वो बैठे हुए थे और उन्होंने उस पर इसकी तावील क्या पेश की, सुनिए। मेरे पास तो कोई BMW है ही नहीं, सिरे से ही नहीं। जो गाड़ी है वो गवर्नर हाउस के 2008 में खरीदी गई। सरकारी गाड़ी है ये? सरकारी गाड़ी 2008 में खरीदी गई थी। ये कैमोफ्लेज नंबर प्लेट्स पे चलाते हैं ये लोग। यू एक्सपेक्ट मी कि मैं हर गाड़ी का नंबर चेक करूं कि ये क्या नंबर लगा हुआ है इस पे? तो ये गाड़ी फैमिली के पास है, उनकी फैमिली ट्रैवल करती हो। इसमें आपकी फैमिली ट्रैवल करी? उसको आप एट रिस्क डाल दें, टीवी पर पहले दिखाएं, फिर उसके बाद आप उसको पुलिस से FIR आपका ख्याल है कि इंटेंशनल या एट रिस्क डाला गया? आई डोंट नो, जब टीवी पे चल गया उसके बाद तो गवर्नमेंट को वो लेना चाहिए था नोटिस कि ये। अगर सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी थी तो उनको मालूम नहीं है कि वो दे शुड हैव कॉल्ड अस, या कुछ भी करना चाहिए था, लेकिन जो किया वो नहीं करना चाहिए। द होल पुलिस न्यू इट की गाड़ी यहाँ की है, IB को पता था गाड़ी यहाँ की है। जी मेरे 3 टेक्स हैं। पहली बात तो ये कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि अभी हम कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नर हाउस की गाड़ी है या क्या नौइयत है इसकी। उन्होंने बीच में एक बात की, वो खुद भी डाउट में थे। दूसरी बात ये है कि अगर तो ये गाड़ी इनकी ज़ाती है वो नहीं है तो मसाला है और केस भी है और तूफान भी है, ठीक है। अगर तो ये गवर्नर हाउस के फ्लीट में है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्रोक्योरमेंट जो है वो डायरेक्ट गवर्नर हाउस तो नहीं करता होगा, वो हुकूमत सिंध का कोई प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट करता होगा। तो फिर चीज़ उस तरफ जाएगी कि भाई अगर ऐसा है तो ये मशकूक गाड़ी गवर्नर हाउस के ऑफिशियल फ्लीट में क्या कर रही है, और ये कब से है, ये पिछले गवर्नर के दौर से है या अभी खरीदी गई है। तो ये चीज़ें अभी जो हैं पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, अच्छा, मगर अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। गवर्नर से मैंने बात की जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, तो मैंने कहा कि तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये पता है कि उनके फ्लीट में एक BMW थी, और मगर वो खुद मर्सिडीज इस्तेमाल करते थे। और बात है यार कि मतलब कौन अपनी सारी गवर्नर हाउस की तो फ्लीट होगी ना या पूरी है, मतलब क्या कोई दो तो अगर ये फ्लीट का हिस्सा है, अब बंदा छापता तो नहीं है ना अपने जहन में यार कि हाँ वो जो AAA वाली जो गाड़ी थी यार वो वाली। अगर ये फ्लीट का हिस्सा है तो फिर गवर्नर का तो मसला नहीं है, फिर ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मसला है। लेकिन मुझे एक वैसे हो रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेचती गई थी तो यार मतलब अगर ऐसे वो एक अलग हाउस में वो एक अलग बात, वैसे तो यहाँ यूनिवर्सिटी बननी थी, मतलब तो वो एक अलग बात है, उसमें भी तुम वो भी चुपके से ये शिफ्ट भी हो गए हैं अब गवर्नर हाउस में कुछ अर्से पहले। क्या जो कि गवर्नर साहब जो हैं पहले नहीं रह रहे थे, तो गवर्नर हाउस में ही रहेगा। गवर्नर हाउस में गवर्नर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा यार? क्या गुलशन इकबाल के 2 कमरों का फ्लैट ले ले, क्या मतलब इतनी भी सादगी नहीं आई है। हाउसिंग ऐसी भी अभी इतनी भी तब्दीली नहीं है यार। गवर्नर हाउसिंग सोसाइटी बना ले हाय हाय, ये क्या बात। ये हो ताकि हर जो में हमें कॉल आए कि सर हमारे पैसे खा लिया गवर्नर हाउसिंग सोसाइटी। मतलब अब यही होगा ना यार, मैं तो अब तब सॉरी बड़ा नेगेटिव हुआ आजकल। नहीं वैसे इतनी बड़ी जमीन तो है गवर्नर हाउस की, नहीं बिल्कुल पूरी हाउसिंग सोसाइटी लाश किस्म की हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉटिंग करें तो बंदा अरबों में खेलेगा बस। तो जनाब मलिक रियाज को लाइन दे रहे के हैं। बाद आते हैं, ये तो बातें करते रहेंगे। वेलकम बैक जी। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और यकीनन है, लेकिन कभी कभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और क्रैक्स वैक्स भी आ जाते हैं। अच्छा, जब हम ज़राअत की बात करते हैं तो सिर्फ काश्तकारी मतलब गंदम, कपास, शुगर केन या फल और सब्जियों की बात नहीं होती। कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग भी इसमें हिस्सा है, और पोल्ट्री फार्मिंग का इनिशिएटिव तो मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने भी काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की थी। मसला क्या है पोल्ट्री फार्मिंग में कि है बड़ा ख़तरनाक काम। ख़तरनाक इस मराद से कि अगर एक कोई बीमारी आती है या अगर छोटी सी कोई तब्दीली आ जाती है मौसम में या एनवायरनमेंट में, तो हज़ारों की तादाद में मुर्गियाँ मर भी जाती हैं। आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट रातों रात
ختم ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے؟ آج ہم نے دعوت دی ہے علی مرتضیٰ سولنگی صاحب کو, سیون سے ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر. اور ان کا ایک ایگری ٹیک سٹارٹ اپ ہے جس کا نام ہے پولٹا, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ آف تھنگز, اور انٹرنیٹ آف تھنگز کیا ہے ابھی ہم ان سے پوچھیں گے, مجھے خود زیادہ آئیڈیا نہیں ہے, کے استعمال سے یہ جو لاسز ہیں یہ منیمائز ہو سکتے ہیں, اور جو پولٹری فارمنگ کی جو بزنس ہے وہ ایک بہت بہتر طریقے سے چلائی جا سکتی ہے. تو علی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیسے. سر پولٹری جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ پولٹری انڈسٹری کافی لیکوریٹو ہے. ایک تو لیکوریٹو پلس میں سینسٹیو بہت زیادہ ہے, اس کے اندر ایک بھی ڈیزیز جو آتی ہے وہ تو بڑا کر دیتی ہے کسی بھی فارمرز کے لیے. تو اس وقت جو پولٹری انڈسٹری کام کر رہی ہے, اگر انٹرنیشنلی ہم بات کریں تو 90 بلین برڈس ریز ہوتے ہیں انٹرنیشنلی دنیا بھر میں, لیکن اس کی جو مارٹیلٹی ریٹ ہے وہ تقریباً 5% ایوریج آتا ہے. کچھ کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ 15-25 تک چلا جاتا ہے, جیسے سعودیہ ہے, دبئی وغیرہ ہے, یہ کافی ہائی ریٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو پولٹری انڈسٹری ہے وہ ری ایکٹیو اپروچ پہ کام کرتی ہے. ری ایکٹیو اپروچ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرابلمس آ جاتے ہیں, آنے کے بعد کافی سارے لاسز ہوتے ہیں, لاسز کے بعد وہ انویسٹیگیشنس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, ادھر اس کے جو ہے انوائرمنٹ کے ایشوز تھے, ادھر ان کے جو ہے وہ تھے, کوئی میڈیسن کا پرابلم تھا, کوئی فیڈ کا مسئلہ تھا, کوئی ویکسین خراب تھی, اس کے بعد ان کے پرابلمس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں ایکچولی, ہم ری ایکٹیو اپروچ کو پرو ایکٹیو اپروچ میں تبدیل کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, ہم آئی او ٹی انٹرنیٹ آف تھنگس جو ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کنیکٹڈ چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے انٹرنیٹ کے ساتھ. تو اس وقت جو پولٹری فارمنگ کام کرتی ہے وہ ایک آئسولیشن میں کام کرتی ہے. ڈفرینٹ فارمس ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کی لیبر تو ہوتی ہے, آن فارم ہوتی ہے, لیکن کوئی سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے فارمرز کے پاس. اگر وہ ہے بھی تھوڑی کچھ کمپنیز ہیں جو وہ پرووائڈ کرتی ہیں, لیکن وہ کچھ پیرامیٹرس کو جو ہے نا ہارڈ ویئر کو اسپیشلی وہ مانیٹر کرتی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان پیرامیٹرس, ان روٹ کازز کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد فارمرز کو ریئل ٹائم مانیٹرنگ دے رہے ہیں سینٹرل, تاکہ اگر جسٹ لائک یہاں پہ صابر پولٹری ہے, صادق پولٹری ہے, پاکستان کی بڑی پولٹری جو ہے پولٹری پلیئرس ہیں, تو ان کے پاس کوئی اگر 3-4 ہزار پولٹری فارمس اگر کنٹرول شیئرز ہیں, تو ان کے پاس کوئی سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے جو وہاں ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ دیکھ سکیں کہ ہمارے کس فارم کے اوپر کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. اچھا, ہم مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ آف تھنگز ان کنیکٹڈ چیزوں کو, اس کو تھوڑا آپ کلیئر کر دیں کہ مطلب مانیٹرنگ کس چیز کی ہو رہی ہے, کس طرح کی ڈیوائسز استعمال ہو رہی ہے, کیا ہے؟ جی دیکھیے, پولٹری انڈسٹری کے اندر جو بیسک 3 چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو بیسک روٹ کاز بنتی ہے, جو لاس کا جو ذریعہ بنتی ہے. ایک تو ان کی جو نا وہ ایئر کوالٹی ہے. اب ایئر کوالٹی کے اندر انوائرمنٹ بھی آ جاتا ہے, آپ کے ٹیمپریچر, ہیومیڈیٹی, کاربن ڈائی آکسائڈ, امونیا, مکسچر آف گیسز ہوتی ہیں, جو گیسز ڈائریکٹلی جو ہے نا روٹ کاز بنتی ہے آپ کے ڈفرنٹ ڈیزیز کا. تو ایک تو ایئر کوالٹی ہو گئی. دوسری ہم ان کا کر رہے ہیں واٹر کوالٹی کے اندر. نارملی واٹر جو ہے نا ایک مین سورس ہوتا ہے ان کی ڈیزیز کی وجہ سے, تو ہم ان واٹر کوالٹی کے اندر ڈفرنٹ پیرامیٹرس ہیں, ٹی ڈی ایس, پی ایچ, الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی, ان کو مانیٹر کرتے ہیں. تیسرا ان کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, ان کے پاس اکوپمنٹ ایفیشنسی کا مسئلہ چلتا ہے. اب ایک فارمر کے پاس ڈفرنٹ اگر لیبر کام کر رہی ہے, ڈفرنٹ اکوپمنٹ کام کر رہی ہے, جیسے لیئر ہے, انڈے والی مرغی ہے, وہاں پہ بہت سارے فینس کام کر رہے ہوتے ہیں, ہیومیڈیفائرز ہوتی ہے, فیڈ ٹرالیز ہوتی ہیں. اب وہ فینز اگر ایٹ اے ٹائم اگر وہ کوئی فیل ہوتے ہیں, نارمل ان کے پاس الارم سسٹم ہوتا ہے لوکل, اگر ان کیس ہیومن ایرر کی وجہ سے اگر فارمر کو پتہ نہیں چلتا اور 3-4 اگر فین بند ہو گئے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنے بھی اکوپمنٹ ہیں ان کے ہم سینس کر رہے ہیں, سینس کرنے کے بعد ہم کو ریئل ٹائم ٹریگر دے رہے ہیں کہ بھائی اس وقت آپ کے فلاں شیڈ کے اندر فلاں فین جو ہے وہ آپ کے فیل ہو چکے ہیں, یا اس وقت آپ کے پاس ایئر کوالٹی اس لیول پہ خراب ہو چکی ہے جو آپ کی ڈیزیز کا سبب بن سکتی ہے, اس کو آپ ریکٹیفائی کریں. تو مطلب کہ اچھا, اس کا مطلب پلیٹ فارم کیا ہے کہ فرض کریں گے میرے پاس زراعت پولٹری فارم ہے, میں آپ کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہوں, تو میں کیسے مانیٹر کر رہا ہوں؟ اپنے کمپیوٹر پہ میری ساری چیزیں لنکڈ ہیں, یا میرے فون پہ ایپ ہے, یا کیسے ہے؟ ہم نے ایگزیکٹلی فون پلس میں ویب ایپ جو ہے نا دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں. آپ اپنی فون پہ کہیں بھی بیٹھے ہوں دنیا کے کسی کونے کے اندر, ضروری نہیں ہمارے پاس سسٹم ہونا چاہیے کمپیوٹر, نہیں, آپ اپنے فون کے اوپر ریئل ٹائم ٹریگرس آئیں گے آپ کے پاس کہ اس وقت فلاں فارم فلاں شیڈ کے اندر آپ کے پانی کی اگر مثلاً پانی اگر پی ایچ ہے, پی ایچ کی لیول ڈینجرس کنڈیشن میں پہنچ چکی ہے, آپ اس کو ریکٹیفائی کروائیں, تو وہ کال کر سکتے ہیں اپنے فارمرس کو. وہاں پہ ایون ان کے جو سپروائزرس ہوتے ہیں, وہاں ان کے ڈاکٹرس ہوتے ہیں جو ویٹنری ڈاکٹرس ہوتے ہیں ان کو, اور سینٹرل پہ جو ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپریشن, ان کو ہم سارے ٹریگرس دے سکتے ہیں کہ جو آپ بتائیں ان کو کہ اس وقت یہ مسئلے مسائل ہونے جا رہے ہیں, آپ ان کو پہلے جو ہے نا ریکٹیفائی کر لیں. مطلب جیسے کہتے ہیں اسٹیچنگ ٹائم, پریونٹیو اپروچ, اسٹیچنگ ٹائم سیوز 9 چکنز اس کیس میں. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, اور اس کے بعد بات آئے گی.
वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं अली मुर्तज़ा सोलंकी। सेवन से इनका ताल्लुक़ है, गए थे सिलिकॉन वैली पढ़ने और वहाँ से एक सोल्यूशन लेके आए हैं सेवन से सिलिकॉन वैली, और जिसका माखज़ ये है कि पाकिस्तान में जो मुर्गियों को बीमारियां लगती हैं उसको किस हद तक कम से कम किया जाए, उस डैमेज को। और तो मुर्तज़ा ये बताइए कि कैसा रिस्पांस रहा इंडस्ट्री की तरफ से, और आपका जो सलूशन है उसकी कॉस्ट क्या आती है, दोनों की, और ख्याल कैसे आया? जी, पहले तो ये ख्याल कैसे आया, एक्चुअली जैसे मैं कई बार तो बता चुका हूँ कि हैदराबाद के अंदर मेरा दोस्त था, उसका पोल्ट्री फार्म था, तो वहाँ पे लकीली मैं बैठा था, तो वहाँ पे कोई डिजीज़ अटैक हुआ, और वो डिजीज़ अटैक ऐसा था कि एक दिन के अंदर 70,000 बर्ड्स उनके डैमेज हुए। तो वहाँ पे उनको कोई पता नहीं चला, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री जैसे मैंने कहा कि वो रिएक्टिव अप्रोच में चलती है, तो रियल टाइम में उनको कुछ पता नहीं चला कि हो क्या रहा है। तो आफ्टर 3 डेज़ जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि पानी की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो है ना ये बर्ड्स डैमेज हुए। तो वहाँ पे ये आइडिया हमें एक जनरेट हो गया, यार ये चीज़ तो IoT के थ्रू हम इस तरीके से सेंस कर सकते हैं कि पहले सेंस हो जाए, अगर कोई चीज़ अगर एबनॉर्मल कंडीशन में जा रही है जो डेंजर क्रिएट कर रही है उनके लिए, तो हमको पहले क्यों ना सेंस करके उनको इन्फॉर्म करें। तो वहाँ पे ये आइडिया हमें ट्रिगर हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चीज़ को डेवलप किया। डेवलप करने के बाद हमने इनिशियली जो है ना हैदराबाद के रीजन सिंध के अंदर इसको टारगेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा जो है वो एडवांस नहीं है, जिसकी वजह से एडॉप्शन रेट काफ़ी स्लो रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक नीड बेस थी, तो हम जब हमारी एक्सेस हुई पंजाब तक, क्योंकि 70% पाकिस्तान की पोल्ट्री बेस कर दी सिर्फ पंजाब के अंदर, तो पंजाब में हम जो बड़े थे, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो बड़े थे डॉक्टर चौधरी असलम साहब, वहाँ तक हमारी एक्सेस हुई। उनके अलावा हम जो बड़े जितने थे, सादिक पोल्ट्री है, साबिर पोल्ट्री है, वहाँ तक हम पहुँचे। तो इनिशियली हमारी डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। लेकिन बीइंग स्टार्टअप जो एक परफॉर्मेंस रहनी चाहिए थी हमारी, अब हम इनिशियली हमारे पास कोई बर्न रेट नहीं था अपना, तो हम बेस कर रहे थे हैदराबाद और सेवन और कराची, और हम क्लाइंट टारगेट कर रहे थे पंजाब सेक्टर पे, तो थोड़ा हमें चैलेंजेस रहे इनिशियली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हम जैसे हमें इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है वहाँ से US से, तो हम नेक्स्ट अभी जो हमारा स्टेप होगा, हम नए अंदाज से आना चाह रहे हैं यहाँ पे, और जैसे कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे जा सकती है। इवन टिम ड्रेपर जिसने मुझे इन्वेस्टमेंट की है, वो एक्चुअली चाह ही रहा था कि आप पाकिस्तान को टारगेट ना करें शुरुआत में। अच्छा सर, एक सेकंड, टिम ड्रेपर जो है, मैं थोड़ी सी बता दूं कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं इंटरनेशनली। टेस्ला का नाम सुना होगा, ट्विटर का तो इस्तेमाल भी आप करते होंगे, और मैं Skype, हाँ, तो मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट में तो बहुत बड़ी बात है जी। कोई 30+ यूनिकॉर्न कंपनीज है जिनको टिम ड्रेपर ने जो है वो फंड किया हुआ है। तो जब टिम ड्रेपर वहाँ पे ड्रेपर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कोई 5 वीक्स का कोई प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे कोई 30 कंट्री थी, उनमें कोई 125 स्टार्टअप से डिफरेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ था, उस कॉम्पिटिशन में मेरी 3rd पोजीशन थी पोल्टा की। अच्छा ये बताइए, पोल्टा कॉस्ट क्या है? जी, कॉस्ट वेरी करती है एक्चुअली, कॉस्ट वेरी करती है जितने सेंसर्स अगर हम यूज़ करते हैं। अब हम एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और उनकी इक्विपमेंट एफिशिएंसी, इन सबको मिला के, और एक पूरा साल का पैकेज है जिसके अंदर हम हार्डवेयर सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, बाकी जो चीज़ें उनकी ख़राब होती हैं, रिपेयरमेंट जितनी होती है, मेंटेनेंस वगैरह, वो हम $5,000 जो है ना हमने कॉस्ट रखी है पूरे साल की, पूरे साल की 7.5 लाख रुपए जी, पूरे साल की एक शेड के अंदर हम पूरे साल के अंदर इतनी कॉस्ट चार्ज करेंगे उसकी। और मेरा ख्याल में तो ये एक बड़ी अच्छी जो कॉस्ट है। प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मद्देनजर हाँ, रखते हुए ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अगर तो मसला क्या है, वाले सुन रहे मतलब हैं। क्या आपको क्या रिएक्शन मिलता है कि सर हमें समझ नहीं आ रही? नहीं, रिएक्शन बहुत अच्छा है, अच्छा, इस वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये करेगा तो मैं करूंगा, ये बेसिकली ये भी चलता है एग्जैक्टली। लेकिन ये कि इस वक्त हमें जो जाएगा ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग जो है ना ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहे हैं, और हम पोल्ट्री इंडस्ट्री को डेटा ड्रिवन अप्रोच में ला रहे हैं। अब इस वक्त जो आइसोलेशन और डिस्कनेक्टेड जो जितनी चीज़ें ना, हम उसको हर पॉइंट को इंटीग्रेट करके एक जो AI के जितने एल्गोरिथम्स हैं उनको हम लाना चाह रहे हैं। इस शो से फारिग होते ही पहला काम ये करें कि आप किसी तरह इमरान खान को अप्रोच करें, इसलिए कि उनका जो पोल्ट्री वगैरह का जो प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं मालूम कि आप की बात उन तक पहुंचेगी या नहीं है। फवाद चौधरी तक तो पहुंचा सकते हैं, फवाद चौधरी तक पहुंचा हम कर लेंगे। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये वो फिर उसके जरिए, स्टेट के जरिए अगर इस आइडिया पे काम होता है तो डेफिनेटली, व्हाई नॉट सर, बिल्कुल। और उनका पेट प्रोजेक्ट भी है ये जी। ये जो आइडिया है ये तो ग्लोबल आइडिया है, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। मुर्तज़ा भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, शो का टाइम खत्म हो गया है, और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगर हम जितनी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।
السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں اور گے. یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.